नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सकुशल से होंगे। आज एक बार फिर यूक्रेन के बहाने अमेरिका पर एक निशाना साधते हैं। अमेरिका का जरा इतिहास खोजते हैं कि कब से वो सुपर पावर बना और कब तक रहने की उम्मीद है। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम सब लोग अमेरिका को सुपर पावर के रूप में देखते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम किया होगा, लेकिन सुपर पावर के रूप में होने के बावजूद उसकी जड़ें जो है बहुत मजबूत नहीं है। एक खोखली सी जमीन पर वो सुपर पावर बना है, वो भी एक झटके से, एक धोखे से या एक मजबूरी में उसको सुपर पावर बनाया गया। अब वक्त आ रहा है फिर से कि जो है अमेरिका इस कुर्सी से हटे और कोई और काबिज हो। आज के वीडियो का नाम ही हमने दिया है अमेरिका की सुपर पावर, चार्टर टू चार्टर। इस चार्टर का जो मतलब है, वो चार्टर का मतलब हम बता रहे हैं कि जो अटलांटिक चार्टर, ये जो आप देख रहे हैं अटलांटिक चार्टर, ये 14 अगस्त 1941 को साइन किया गया था। अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के बीच में यह साइन हुआ था। बहुत गुप्त रूप से 4 दिन की बैठक चली थी। दुनिया क्या, उन देशों के खुद सरकार में शामिल लोगों को ये मालूम नहीं था कि दोनों राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। एक अमेरिका के गुप्त अड्डे पर ये लोग थे और ये 8 सूत्री जो है चार्टर, यानी कि एक समझौता साइन किया गया। अभी 1 साल पहले आपने जो है सुना होगा कि एक अमेरिका के साथ में इंग्लैंड का, या यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहें, इंग्लैंड कहना उचित नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का एक समझौता हुआ था, जिसको भी अटलांटिक चार्टर, अब न्यू के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। 10 जून 2021 को ये हुआ था। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बीच में ये साइन हुआ था। इसको भी 8 सूत्री ही रखा गया है। अब हम बताते हैं, इसीलिए इस चार्टर से और इस चार्टर के बीच में अमेरिका का सुपर पावर या सुप्रीम की जो गद्दी है वो बनी हुई है, उसके बाद से हिलने लगी है। मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखूंगा, या क्यों हिल रही है, कैसे हिल रही है, ये बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है वीडियो जब तक खत्म हो आपकी भी समझ में आ जाएगा कि अमेरिका की ये कुर्सी जो है अब बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। जो बात हो रही थी 1942 में, हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जिसमें ब्रिटेन से लेकर के फ्रांस और यूएसएसआर, उस समय यानी कि जो आज रूस का जो पैतृक देश वो था यूएसएसआर, वो ये सब मिल करके मित्र राष्ट्र एक साथ थे। जर्मनी, वहां का हिटलर, जापान और इटली, ये देश एक साथ में। तो ये युद्ध हुआ, जर्मनी ने सबका जो है भूसा भर दिया एक तरीके से, और नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड जिसका सूरज नहीं डूबता था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसका सूरज दुनिया में डूबता नहीं था, उसकी हालत खराब हो गई। भारत उस समय गुलाम था, भारत में भी बहुत टैक्सेशन लगाया गया। भारत के जवानों को, यानी कि भारत की जो सेना थी, इसको जबरदस्ती लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजा गया। तो इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ने बहुत जबरदस्त जोर लगाया, लेकिन वो हिटलर की सेना को परास्त नहीं कर पाए। इसलिए 1941 में ब्रिटेन की ओर से, यानी यूनाइटेड किंगडम की ओर से अमेरिका के साथ संपर्क साधा गया। अमेरिका उस समय भी बिजनेसमैन था, इन सबको लड़वा रहा था और युद्ध में हथियार अपने बेच रहा था, दोनों तरफ बेच रहा था और खूब पैसा कमा रहा था। 1939 से युद्ध शुरू हो चुका था। 1941 आते आते 2 साल में उसने काफी वो किया। और जब यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने उसके सामने रखा कि प्रस्ताव भाई आइए, युद्ध में आइए, तो उसने कुछ मोटा माटी 8 सूत्री जो 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 समझौता किया। वो एक तो लोकतंत्र के सिद्धांत, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले लोकतंत्र डेमोक्रेसी को लाता है। चाइना के खिलाफ या यूएसएसआर के खिलाफ भी अगर वो कहीं हथियार करता है, कोई चीज बोलता है, तो कहता है कि वी आर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी,
इसीलिए इधर हमारे देश ने भी कहना शुरू कर दिया, वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वास्तव में है, हम 130-135 करोड़ की जो है लोकतंत्र है उसके। अब आते हैं, पहला सिद्धांत है तानाशाही। हिटलर जो है उसको खत्म करेंगे, यानी कि लोकतंत्र के सिद्धांत पर काम करते हुए जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम शांति की व्यवस्था करेंगे और पूरे दुनिया में एक अच्छी तरह से शासन व्यवस्था करेंगे। दूसरा था नियम आधारित विश्व व्यवस्था करेंगे, ताकि बिना डरे पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा मिलेगा। तीसरे में सभी देश कच्चे माल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि जो जिन देशों के अपने अपने संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वहां वो पहुंच सकते हैं। चौथे में युद्ध के बाद जो है स्थानीय लोगों की सहमति के बिना क्षेत्रीय बदलाव नहीं किया जाएगा। ये था कि उसमें जो कॉलोनी थी, यानी कि उपनिवेश थे, उनमें ये डर लग रहा था कि जैसे स्पेन कॉलोनीज थी, ब्रिटिश तो थी और फ्रांस की थी, तो खुद अमेरिका इस बात को जानता था, वो भी इनके कॉलोनीज रह चुका है अपने, उसने बड़ी मुश्किल से 1776 में खुद को आजाद किया, तो वो जानता था, इसलिए उसने इस शब्द को रखा कि स्थानीय लोगों की सहमति से बिना क्षेत्रीय बदलाव के जो है तो उसने इस बात को रखा, युद्ध के बाद स्थानीय लोगों की सहमति से ही क्षेत्रीय बदलाव किया जाएगा, अदरवाइज कोई बदलाव नहीं होगा। 5वें नंबर पर युद्ध में जो देश समाप्त हो गए हैं या जिन पर कब्जा हो गया है, वहां के नागरिक खुद अपनी संप्रभु यानी कि सॉवरेन गवर्नमेंट बना सकेंगे। 6ठे नंबर पर है दुनिया में कहीं भी बिना भय और पक्षपात के कार्य करने की छूट होगी। जो नागरिक इधर से उधर जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाए या उनके सामने उनके पास या उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, तो ये अच्छी बात थी। और 7वें नंबर पर समुद्र और समुद्री आकाश पूरी तरह से मुक्त होगा, फ्री होगा। ये अच्छी बात है। ये आज भी कहते हैं कि जो अपना तटीय क्षेत्र होता है, उसके अलावा जो गहरा डीप सी जिसको कहा जाता है, वो सबके लिए फ्री फॉर ऑल होता है। 8वें नंबर पर वर्ल्ड वार के बाद यूएस तथा यूके कोई भी इलाकाई फायदा नहीं उठाएंगे, यानी कि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं कि सुप्रीमेसी अपनी स्थापित करते हुए कोई अननेसेसरी फायदा नहीं उठाएंगे। यहां पर आप मैं 2-3 पॉइंट आपको करता हूं। युद्ध में जो देश समाप्त हो जाएगा कब्जा होगा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का काफी कुछ दबदबा था। इस चार्टर से यूनाइटेड स्टेट्स ने यानी कि अमेरिका ने जो है यूके को बांध दिया। और आखिरी में जो 8वां पॉइंट है, इससे भी इसने बांधा, वर्ल्ड वार के बाद यूएस तथा यूके कोई भी इलाकाई फायदा नहीं उठाएंगे। अब इस चार्टर के बाद मैं आपको बताऊं कि 1945 में नागासाकी हिरोशिमा में जो है बम फोड़ दिया गया, और इसकी जानकारी इसने अपने अलाइंड कंट्रीज, अपने मित्र राष्ट्रों को भी नहीं दिया अमेरिका ने। यही आगे चल करके कोल्ड वार का कारण बना। जर्मनी में भी 2 हिस्से कर दिए गए थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी जो है कम्युनिस्टों से प्रभावित था, वेस्ट जर्मनी कैपिटलिस्टों से यानी कि अमेरिका से प्रभावित था। तो बर्लिन के बीच में दीवार भी लगाई गई, बर्लिन शहर उनकी राजधानी थी। कोरिया युद्ध हो गया, और कोरिया के अलावा वियतनाम युद्ध तो आप सब लोग जानते ही हैं। 1954-55 में इतना भयंकर युद्ध वो हुआ कि अमेरिका को जो है अपने वहां से एक तरीके से दुम दबा के भागना पड़ा। सालों युद्ध चला है, जैसे आपने अभी अफगानिस्तान में देखा, 10-12 साल रहने के बाद, 15 साल रहने के बाद भी अमेरिका रातों रात भागा है, हेलीकॉप्टर वगैरह अपनी कई युद्ध सामग्री वहीं छोड़ गया। तो इस तरह से कोल्ड वार में अमेरिका जो है कई बार अपनी सुप्रीमेसी करना चाहता था, लेकिन हुआ नहीं। अल्टीमेटली 1990 के आसपास वो समय आता है जब वो यूएसएसआर को तोड़ने में सफल हो जाता है। यूएसएसआर के कुछ देश थे, जैसे यूक्रेन है अभी, इसी तरह से कई और देश थे जो चाहते थे कि हम अलग रहें, हमारी अलग आइडेंटिटी हो। तो अमेरिका ने गुप्त रूप से उन लोगों के जो ये उम्मीदें थी, उन लोगों के जो सपने थे, उनको आगे परवान में चढ़ाया और यूएसएसआर आखिरकार टूट गया। और यूएसएसआर के टूटते ही जो अभी तक बाइपोलर था, यानी कि 2 ध्रुवीय विश्व चल रहा था, जिसमें से आपको ध्यान आ रहा होगा कि
एक पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, और हम भारत के लोग जो नॉन अलाइन कंट्री थे, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष देश थे, ये तीसरी दुनिया के देश कहलाते थे। आज जो है भारत नॉन अलाइन नहीं है। ये सवाल उठ रहा है, कई बार पूछा भी जा रहा है, नॉन अलाइन क्यों नहीं हो रहा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों रशिया के साथ या अमेरिका के साथ, दोनों के साथ संपर्क कर रहा है। अब क्या है, भारत आज की तारीख में मल्टी अलाइन कंट्री है, यानी कि एक साथ वो कई ध्रुवों से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में भी है, तो भारत क्वाड में भी है। एक तरफ जब चीन और रशिया जैसे देशों के साथ में वो अपना सहयोग कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उनके धुर विरोधियों के साथ है। तो इस तरह से भारत G20 में भी आता है और कई अन्य संगठन हैं। अभी I2U2 जिसमें ये इजराइल और यहाँ के यूनाइटेड अमीरात और इंडिया और यूएसए, 4 देश ये हैं। तो इस तरह से कई संगठन हैं, भारत मल्टी अलाइन है। अब बात करते हैं कि जो नया इनका जो हुआ था 2021 में, 2021 वाला जो ये अटलांटिक चार्टर जिसको ये कह रहे हैं, जो बाइडेन और इनके बोरिस जॉनसन के बीच में जो हुआ था, ये 14 अगस्त 1941 वाले चार्टर को ही थोड़ा सा रिन्यू किया है। अब की बार इन्होंने साइबर थ्रेट और जोड़ दिया है और क्लाइमेट फ्रेंडली यानी कि जलवायु परिवर्तन वगैरह को इन्होंने इसमें जोड़ करके थोड़ा सा नया रंग रूप दे दिया है। फिलहाल अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की एक आदत यह है कि वो समझौता खुद 2 देश करते हैं या आपस में करते हैं और उसके रिपरकशन या उसके चीजों को पूरी दुनिया में लागू करने पर आमादा रहते हैं। तो अमेरिका 1941 से लेकर के 2022 तक के बीच का जो सफर है, करीबन 81-82 साल का, अब आप ये देखिए क्या क्या हुआ है। इसने समझौता किया और यूनाइटेड नेशंस नाम की संस्था बनाई। लीग ऑफ नेशंस में कभी नहीं शामिल हुआ, उसको सदा से बर्बाद करने पर तुला रहा और यूनाइटेड नेशंस को इसने बनाना शुरू किया और अपना ब्रिटेन के साथ समझौता करता है 1941 में, और 1942 में यूनाइटेड नेशंस की घोषणा पत्र में इसको रेफरेंस के माध्यम से शामिल किया जाता है। 1990-91 के बाद से अमेरिका ने खुद को शहंशाह समझ लिया और अपनी मर्जी से किसी पर आरोप लगा देता, किसी को जो है प्रतिबंधित कर देता, किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता। कुवैत के मामले में उसने इराक को या सद्दाम हुसैन पर कैसे हमला किया, ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड भी जानता है और खाड़ी के देश भी जानते हैं। आज खाड़ी के देश उससे सशंकित हैं, तो उसका कारण भी यही है। जी, अब बात करते हैं कि अमेरिका के सामने चुनौतियां क्या हैं। देखिए, 2020-2022 पोस्ट कोविड जो है, अब काफी चेंज आया है। भारत ने कोविड से निपटने के लिए 2 वैक्सीन बनाई थी, तो अब अमेरिका की वो सुप्रीमेसी नहीं रही है। ये कुछ मैं कारण गिना रहा हूं। 24 फरवरी 2022 को पुतिन यानी कि रूस यूक्रेन पर हमला करता है और उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर जो अमेरिका है वो तरह तरह के प्रतिबंधों की घोषणा करता है, डराता है, वो चलता रहता है। इस तरह से फिर 24 फरवरी के बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर यानी कि 2 मार्च 2022 को यूनाइटेड नेशंस की जो है जनरल असेंबली बुलाता है और उसमें एक प्रस्ताव रखता है जो निंदा करता है रूस के मूव को। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो सदस्य संख्या है वो 193 है। इसमें से अमेरिका के साथ में 141 देश शामिल होते हैं और इसके अलावा 34 देश इस प्रस्ताव से एब्सटेन करते हैं, यानी कि वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। 5 देश इस प्रस्ताव के अगेंस्ट में, इसके खिलाफ वोटिंग करते हैं। यह है 7 मार्च 2022 की घटना। अब इसके बाद देखिए अमेरिका का प्रभाव कैसे कम होता चला गया। जब भारत जैसे देशों ने इसमें रिस्ट्रिक्शन या अपनी तरफ से अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा मजबूत दिखाया, तो नतीजा यह हुआ कि 7 अप्रैल 2022 को एक बार फिर से जो है यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव के समय जो है 193 में से 100 देश यानी कि आधे से ज्यादा देश या तो एब्सटेन कर जाते हैं या इस प्रस्ताव के विरोध में अपना वोट डालते हैं। केवल 93 लोग अमेरिका के साथ में खड़े होते हैं।
अब देखिए, अभी आज से 3-4 दिन पहले की बात है, जब हमारे जो स्थायी वहां पर राजदूत हैं, उनका एक बहुत जबरदस्त बयान वीडियो में या सोशल मीडिया में जारी हो रहा है। तो भारत ने किस तरह से अपने को वहां से अलग किया। भारत ने ये कहा कि अमेरिका या ये जो नाटो के देश हैं, उनको ये समझना चाहिए युद्ध के अलावा भी और मुद्दे हैं। जिन गरीब देश हैं, जिन लोगों को अभी खाना नहीं मिल रहा है, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जिनके लिए फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, जिनको अन्य प्रकार की गैस और ये पेट्रोलियम नहीं मिल रहा है, उन देशों की सोचिए। इस प्रस्ताव में उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए हम एब्सटेन कर रहे हैं। अब देखिए, इस प्रस्ताव में पाकिस्तान तक ने जो है एब्सटेन किया है। पाकिस्तान का फ्रॉड देखिए, F-16 की मरम्मत के लिए वो अमेरिका से डॉलर लेके आया है और अभी 3-4 दिन नहीं हुए हैं, अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। तो ये देखना चाहिए कि अमेरिका को कि उसकी औकात क्या रह गई है। देखिए, अमेरिका ने ओपेक देशों से कहा, सऊदी अरबिया से यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात से कहा कि आप तेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, रूस मांगे दे रहा है। देखिए, ये अमेरिका के अगेंस्ट चला गया। G20 कंट्रीज का अभी जो है नवंबर में समिट होना है। तो G20 की समिट के लिए अमेरिका ने इंडोनेशिया से कहा, क्योंकि इंडोनेशिया अभी अध्यक्ष है उसका, इसलिए उसी के देश में ये समिट होने जा रहा है। उससे कहा कि आप पुतिन को मना करो। उन्होंने कहा नहीं, हम किसी को मना नहीं करेंगे, पुतिन भी आएंगे, जेलेंस्की भी आएंगे और चाइना वाले भी आएंगे। तो अमेरिका को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भाई देखिए, आपकी बात हम, आपकी डिक्टेटरशिप हम नहीं सहन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें, जिस नाटो के लिए या जिस नाटो के बहाने अमेरिका जो है यूक्रेन में घुसने की प्रयास कर रहा था, वही नाटो खुद भी जो है विखंडित हो रहा है। और नाटो का विस्तारवादी स्वरूप आप देखिए, नाटो जो है 1990 के आसपास उसमें 12 देश थे यूरोप के, और यूरोप के 10 और 2 कनाडा और अमेरिका हो गए। जापान तक ने जो है अमेरिका को कह दिया कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। क्वाड में जरूर शामिल है जापान, लेकिन जापान अपनी सेना या अपने डिफेंस के लिए खुद अपने रक्षा प्रणाली या रक्षा सेना तैयार कर रहा है, जिसमें वो भारत का भी सहयोग ले रहा है। अब आज के वीडियो के समाप्त करने का समय आ ही गया है। देखिए, यूरोप में अभी कोई लीडरशिप नहीं है। ये आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूरोप में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है कि जो, देखिए, पुतिन अपने आप में एक अलग हैं, और चाइना वाले शी जिनपिंग जो है वो हैं, या भारत में मोदी जैसे नेता हैं, और अमेरिका से लेकर यूरोप तक में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आप कह सको कि वो कुछ समझदार हो या कुछ सालों का उसको अनुभव है। इसलिए जो है नेतृत्व विहीन यूरोप चल रहा है। और जो बाइडेन साहब जो आए हैं अमेरिका में, ये अगर 5-7 साल पहले आ गए होते कुछ जवानी में, तो शायद कुछ रचनात्मक कार्य अमेरिका के लिए किए होते। तो ये थोड़ा सा विलंब से वहां पर पहुंचे हैं। तो अब स्थितियां अमेरिका के पक्ष में नहीं है, और भारत, चाइना, रूस, जापान, ये देश हैं जो कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए इनको, और विश्व में अपना नाम करना चाहिए। अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने अब तक जेजे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।